चलिए, आज की बातचीत एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे कामयाब और कह सकते हैं नाकामयाब लोगों में असल में फर्क क्या होता है? क्या वो पैसा है या किस्मत? ये सवाल तो हमेशा ही पूछा जाता है। हाँ, और जॉन सी मैक्सवेल अपनी किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में एक बहुत ही मजबूत दावा करते हैं। वो कहते हैं कि ये फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनके सोचने का तरीका। ये एक मजबूत दावा जरूर है, पर इसमें काफी सच्चाई है। किताब का सार अगर एक लाइन में कहूं तो ये है कि जो व्यक्ति ये जानता है कि कैसे करना है, उसके पास हमेशा एक नौकरी होगी। अच्छा। लेकिन जो ये समझता है कि क्यों करना है, वो हमेशा उसका बॉस होगा। और ये क्यों तक पहुंचने की जो काबिलियत है ना, वही अच्छी सोच की असली पहचान है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये सोचने का तरीका कुछ लोगों में पैदाइशी होता है या फिर इसे कोई भी सीख सकता है? क्योंकि अगर ये सीखा नहीं जा सकता तो फिर इस पर बात करने का कोई फायदा नहीं। हाँ, बिल्कुल। यही तो इस किताब की सबसे अच्छी बात है। मैक्सवेल कहते हैं कि ये 100% एक स्किल है, एक कला है जिसे सीखा जा सकता है, विकसित किया जा सकता है। लेकिन वो 3 चेतावनियां भी देते हैं। ओके। पहली, ये खुद ब खुद नहीं होता। अच्छे विचार, वो क्या कहते हैं, आसमान से नहीं टपकते। उन्हें मेहनत करके खोजना पड़ता है, जैसे कोई खजाना खोज रहा हो। मतलब सोचना कोई आरामदायक काम नहीं है? बिल्कुल नहीं। और यही उनकी दूसरी चेतावनी है, ये मुश्किल है। नोबेल पुरस्कार विजेता एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, सोचना बहुत मुश्किल काम है, शायद इसीलिए बहुत कम लोग ये करते हैं। सही बात है। हमारा दिमाग आसान रास्ता लेना पसंद करता है और गहराई से सोचना वो तो एक भारी कसरत जैसा है। बिल्कुल। दिन भर की थकान के बाद कौन दिमाग पर और जोर डालना चाहेगा, है ना? तो फिर अगर ये इतना मुश्किल है तो कोई इसे करे ही क्यों? और यहीं पर तीसरी और सबसे जरूरी बात आती है, ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा निवेश हो सकता है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि इंसानों के विचारों से जितना सोना निकाला गया है, होती ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको पूरी जिंदगी मिलता है। तो आज हम एक तरह के मानसिक जिम में चलेंगे। वार्म अप तो हो गया है, ये समझ करके सोचना जरूरी क्यों है, तो अब हम 3 सबसे जरूरी मशीनों पर काम करते हैं। पहली, बड़ी तस्वीर देखने वाली दूरबीन। ठीक है। दूसरी, फोकस करने वाली लेजर। और तीसरी, क्रिएटिविटी की आइडिया फैक्ट्री। तैयार हैं? बिल्कुल। और इस जिम का सबसे पहला नियम है अनुशासन। जैसे चिक-फिले के प्रेसिडेंट डैन कैथी अपने थिंकिंग शेड्यूल के लिए बाकायदा समय निकालते हैं। अच्छा, मतलब कैसे? हर 2 हफ्ते में आधा दिन, हर महीने एक पूरा दिन और साल में 2-3 दिन सिर्फ सोचने के लिए। ये तो बहुत ही अलग बात है। ज्यादातर लीडर्स तो हमेशा व्यस्त दिखने को ही सफलता मानते हैं, तो इसका मतलब जानबूझकर कुछ ना करना, सिर्फ सोचना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। मैक्सवेल के हिसाब से हाँ, वो एडी रिकेनबैकर का एक फॉर्मूला बताते हैं, थिंक थिंग्स थ्रू देन फॉलो थ्रू। पहली चीजों को अच्छी तरह सोचो, फिर उसे पूरा करो। एकदम। ज्यादातर लोग सोचने वाले हिस्से को छोड़कर सीधे काम पर कूद जाते हैं और फिर कहीं फंस जाते हैं। तो चलिए पहली मशीन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी पहली एक्सरसाइज है बिग पिक्चर थिंकिंग, यानी बड़ी तस्वीर देखना। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि आप एक बड़ी सी पेंटिंग के बहुत करीब खड़ी हैं और आपको सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, कुछ रंग और लाइनें दिख रही हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग का मतलब है कुछ कदम पीछे हटना ताकि आपको पूरी तस्वीर दिखाई दे। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको समझ आता है कि वो छोटा सा हिस्सा पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होता है और उसका क्या मतलब है। मतलब रोजमर्रा की छोटी छोटी उलझनों से ऊपर उठकर देखना। बिल्कुल। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं जीते, वो लगातार सीखते हैं, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं और हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि इसका असली मकसद क्या है। और ये सोच आपको लीडरशिप की तरफ ले जाती है। हाँ, कोई भी लीडर बड़ी तस्वीर देखे बिना अपनी टीम को रास्ता नहीं दिखा सकता। उसे आने वाले कल की तस्वीर अपनी टीम से पहले और ज्यादा साफ दिखाई देती है। मुझे ये बिग पिक्चर थिंकिंग का कॉन्सेप्ट तो समझ आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा अस्पष्ट लगता है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है किसी ऐसी कंपनी या लीडर का? जरूर। आप किसी भी महान दूरदर्शी लीडर को देख लीजिए, जैसे स्टीव जॉब्स। जब बाकी कंपनियां सिर्फ फोन बना रही थी, वो एक पूरे इकोसिस्टम की बड़ी तस्वीर देख रहे थे। जहां हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सर्विसेज एक साथ काम करें। एग्जैक्टली। आईपॉड सिर्फ एक म्यूजिक प्लेयर नहीं था, वो आईट्यून स्टोर से जुड़ा था। आईफोन सिर्फ एक फोन नहीं था,
वो ऐप स्टोर से जुड़ा था। ये बिग पिक्चर थिंकिंग ही थी जिसने उन्हें इंडस्ट्री से 10 साल आगे रखा। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन असल जिंदगी में ये करना मुश्किल नहीं है? जब रोज के काम हो, डेडलाइंस हो, मीटिंग्स का दबाव हो, तो बड़ी तस्वीर के लिए वक्त कैसे निकालें? ये सबसे बड़ी चुनौती है। किताब कहती है कि जो व्यक्ति सिर्फ तात्कालिक चीजों पर ध्यान देता है, वो अंतिम लक्ष्य का गुलाम बन जाता है। इसे विकसित करने का एक तरीका है अस्पष्टता, मतलब एम्बिग्विटी के साथ सहज होना। हर चीज का जवाब तुरंत जानने की कोशिश ना करें और हर अनुभव से सीखें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। मतलब हर असफलता भी आपको बड़ी तस्वीर का एक नया टुकड़ा दिखाती है। सही कहा। तो बड़ी तस्वीर देखना हमें दिशा दिखाता है, एक नक्शा देता है। लेकिन सिर्फ नक्शा देखने से तो मंजिल नहीं मिलती। उस रास्ते पर चलने के लिए शायद एक अलग तरह की सोच की जरूरत है ना? यहीं पर फोकस्ड थिंकिंग की बात आती है। एकदम सही। अगर बिग पिक्चर थिंकिंग एक दूरबीन है, तो फोकस थिंकिंग एक लेजर बीम है। यह आपके दिमाग से सारे भटकाव और गैर जरूरी चीजों को हटाकर आपकी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित करती है। किताब में एक कमाल की बात कही गई है। ज्ञान शक्ति तभी है जब इंसान को यह पता हो कि किन तथ्यों पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना है, ये तो उल्टा लग रहा है। हमें तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा जाता है। और यही फर्क है। आज की दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, ध्यान की कमी है। एक अच्छा विचार भी महान तभी बनता है जब उसे फोकस के साथ समय दिया जाए। और फोकस करने का मतलब है जानबूझकर कुछ चीजों को ना कहना। लेखक अपना ही उदाहरण देते हैं कि एक बेहतरीन विचारक बनने के लिए उन्हें क्या-क्या छोड़ना पड़ा, और ये लिस्ट काफी चौंकाने वाली है। अच्छा, जैसे कि? पहला, उन्होंने हर किसी को जानने की इच्छा छोड़ दी। वो कहते हैं कि वो सबसे नहीं मिल सकते, इसलिए वो सिर्फ उन लोगों के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, ये तो समझ आता है। दूसरा, उन्होंने हर काम करने की इच्छा छोड़ दी। वो कई चीजों में सिर्फ अच्छा होने के बजाय कुछ चुनिंदा चीजों में उत्कृष्ट होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं बनना। बिल्कुल। तीसरा, उन्होंने हर जगह जाने की इच्छा छोड़ दी ताकि वो अपना समय और ऊर्जा वहीं लगा सकें जहां उसका सबसे ज्यादा असर हो। लेकिन जो चौथी बात उन्होंने छोड़ी, वो सुनकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई। उन्होंने कहा कि उन्हें एक वेल राउंडेड यानी हरफनमौला व्यक्ति बनने की इच्छा छोड़नी पड़ी। ये तो उस बात के एकदम खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है ना? और एक बहुत जरूरी सवाल है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें अपने शौक या दूसरी रुचियों को पूरी तरह छोड़ देना चाहिए? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही चीज के अलावा कुछ ना करें। इसका मतलब है कि आप अपनी प्राथमिकताएं तय करें। मैक्सवेल कहते हैं, जिंदगी की 99% चीजों के बारे में मुझे जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा। वो अपनी मानसिक ऊर्जा को वहां बर्बाद नहीं करते जो उनके मुख्य लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। ये त्याग ही आपको अगले स्तर पर ले जाता है। सवाल ये है, ऊपर जाने के लिए आप क्या छोड़ने को तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। तो हमारे मानसिक जिम में हमने दूरबीन से दूर का नजारा देख लिया, लेजर से एक लक्ष्य पर निशाना साध लिया। अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, क्रिएटिव थिंकिंग। हाँ, जहाँ नए नए आइडियाज बनते हैं। और सबसे पहली गलतफहमी यही है कि क्रिएटिविटी का मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना है जो पहले कभी था ही नहीं। सच तो यह है कि ज्यादातर रचनात्मक सोच पहले से मौजूद विचारों को नए तरीकों से जोड़ने का नतीजा होती है। जैसे लेगो के टुकड़ों से कुछ नया बनाना। टुकड़े वही पुराने हैं, पर उनसे बनने वाली चीज नई है। क्या खूब कहा, बिल्कुल वैसा ही। क्रिएटिव विचारक विकल्पों से प्यार करते हैं। वो हमेशा पूछते हैं, इसे और किस तरीके से किया जा सकता है। वो लीक से हटकर सोचने वालों की तारीफ करते हैं। और सबसे जरूरी, वो असफलता से नहीं डरते। क्रिएटिविटी का मतलब ही है असफलता का जोखिम उठाना। ये एक ऐसी डाल पर चढ़ने जैसा है जिसके टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। पर कई लोग तो पहले ही मान लेते हैं, मैं तो क्रिएटिव हूं ही नहीं। इसका क्या करें? ये सबसे बड़ा क्रिएटिविटी किलर है। किताब में ऐसे कई वाक्यों की लिस्ट हैं जो रचनात्मकता को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। जैसे, मैं क्रिएटिव नहीं हूं, नियमों का पालन करो, ये कभी नहीं किया गया है। अरे ये प्रैक्टिकल नहीं है। और मेरा सबसे पसंदीदा, हाँ लेकिन। हाँ लेकिन, ये तो हर नए आइडिया को मारने का सबसे आसान तरीका है। बिल्कुल। जैसे ही कोई कुछ नया कहता है, कोई दूसरा बोलता है, हाँ आइडिया तो अच्छा है लेकिन, और बस बात वहीं खत्म। सही कहा। ये वाक्य दिखाते हैं कि हमारा दिमाग संभावनाओं के दरवाजे बंद कर रहा है। रचनात्मकता को बढ़ाने का पहला कदम है इन किलर्स को पहचानना और इनसे बचना। और इसकी जगह सही सवाल पूछना शुरू करें। हाँ, जैसे इसे हमेशा से इसी तरह क्यों किया जाता रहा है?
क्या कोई बेहतर तरीका हो सकता है? ये बात मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाती है। वो हमेशा कहता था कि वो बिल्कुल क्रिएटिव नहीं है। उसने सिर्फ मजे मजे में गिटार सीखना शुरू किया अच्छा। और आज वो अपना म्यूजिक बनाता है। उसने बस उस मैं क्रिएटिव नहीं हूं वाले ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दिया। और ये एक शानदार उदाहरण है। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही गई है। रचनात्मकता एक ऐसी चीज है जिसे आप इस्तेमाल करके खत्म नहीं कर सकते। आप जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं आपके पास उतनी ही ज्यादा होती है। हाँ, और ये संक्रामक भी है। इसीलिए क्रिएटिव लोगों के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। उनका सोचने का तरीका आप पर भी असर डालता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का क्या मतलब निकाला जाए? हमने बड़ी तस्वीर देखी, एक जगह फोकस किया और फिर नए आइडियाज बनाए। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सबक ये है कि सोचना कोई रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है जो अपने आप होती है। ये एक सक्रिय क्रिया है, एक स्किल है जिस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। एक मांसपेशी की तरह। बिल्कुल, जिसे बिग पिक्चर, फोकस्ड और क्रिएटिव तरीकों की कसरत से मजबूत बनाया जा सकता है। मतलब बात ये नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि ये है कि हम उसके बारे में सोचते कैसे हैं। अपनी सोच को बदलकर हम किसी भी चुनौती को एक नए नजरिए से देख सकते हैं। एकदम। बात ये नहीं है कि क्या सोचना है, बल्कि ये है कि कैसे सोचना है। और आज की बातचीत को खत्म करने से पहले एक विचार सबके मन में छोड़ जाते हैं। जरूर। इसे हमारे आज के मानसिक जिम का आखिरी कूल डाउन समझ सकते हैं। बताइए, मैं भी सुनना चाहूंगी। हम सब ने जाने अनजाने में अपने दिमाग के चारों ओर कुछ सीमाएं बना रखी हैं। एक तरह का अदृश्य डिब्बा। सवाल यह है, क्या हम उस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए रोज कोई सक्रिय कोशिश कर रहे हैं? क्या हम जानबूझकर ऐसे विचारों को खोज रहे हैं जो हमारी सोच को चुनौती दें, ताकि हम नए विकल्प तलाश सकें और वैसी सफलता पा सकें जो उस डिब्बे के अंदर रहकर कभी नहीं मिल सकती? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको यह चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।